जम्मू कश्मीर के संबंध में दो प्रमुख निर्णय, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954 ये ऑर्डर का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है और ये रिजर्वेशंस वाला प्रावधान अभी तक 1993 का पारित हुआ जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था आर्टिकल 16 के संबंध में, और उसके बाद वाले कुछ ऐसे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए गए, आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। दूसरा, जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था और उनके लिए भी आरक्षण था, और ये इसलिए था कि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में काफी उथल पुथल रहती है, तो उनको आरक्षण दिया जाए। तो अभी तक 2004 से वो केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था, और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपरी हिस्सों में है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पे भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। There is an important two decisions with regard to Jammu and Kashmir because of the provisioning of Article 370. All laws passed by the centre, including constitutional changes, etc., have to be approved there by the assembly or the state so that they could be applied in the state. Now, provisions with regard to reservations of SC, ST, OBC, which were brought in 1993 by the 97th Amendment, had not been made applicable to the states till today. So, with the consent of the governor, the same has been made applicable by amending the 1954 constitutional order. Similarly, the 10% reservation, this I did not say in Hindi, so I am reiterating it now, meant for economically weaker sections, which was the constitution amendment passed recently, has also been made applicable to the state. There is a third change, that the reservation for certain areas which conventionally people have lived a disturbed life because they are on the national borders or the line of control. Under the 2004 Jammu and Kashmir Reservation Act, that reservation existed only for those living next to the line of control. The same criteria will now apply and be applicable to those living next to the international border. कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो आज क्लियर किए गए। एक प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था कि राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये 1405 करोड़ की लागत से होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इनिशियली डेवलप करेगी, कॉर्पोरेट मॉडल होगा इसका, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी
और इसको बाद में इसकी इक्विटी क्या हो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी। अब इसका 1405 करोड़। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। इसमें पार्ट फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आ रही है और इसमें स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स दोनों कवर होंगे और इसकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए 433.7 किलोमीटर्स के लिए वो ₹2144.56 करोड़ के साथ इसको अप्रूव किया गया है। तीसरा, 4-लेनिंग ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 4-लेन ब्रिज डुबरी और फुलबरी मेघालय के बीच में इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 19.28 करोड़ होगी और ये 50 किलोमीटर की जर्नी को अब उस तरीके से ये 19.50 200 प्लस किलोमीटर को और इसमें जो टाइमिंग सेव होगा, जो डिस्टेंस है इस ब्रिज के बनने से वो बहुत होगा। रवि जी मुझे बतला रहे हैं कि लगभग 200 किलोमीटर घट करके 19 किलोमीटर 200 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो घट के 19 का होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मनेती, इसको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो हरियाणा के अंदर जिसका निर्णय लिया था सरकार ने, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दे दिया 1299 करोड़ रुपए की लागत के साथ। उसी प्रकार से दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की दृष्टि से इसका एक रीडेवलपमेंट प्लान, और उस रीडेवलपमेंट प्लान में जितनी भी लैंड फैसिलिटी यहां पर है वो मेडिकल सर्विसेज के लिए और एजुकेशनल सेंटर के लिए इस्तेमाल हो और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उस मास्टर प्लान को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल आज मंत्रिपरिषद ने दिया और इसके जो खर्चा वगैरह है ये आपको मिनिस्ट्री का भी प्रेस रिलीज मिल जाएगा कि कितना इसमें प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, ताकि जितने पेशेंट्स को एम्स, क्योंकि प्राइमरी मेडिकल सेंटर है देश का, तो करता है ताकि उसकी पेशेंट कैपेसिटी और ऑगमेंट हो जाए। फेम फेज 2, फेज 1 यानी फेम का अर्थ है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके लिए फेज 2 जो है, जो 2019 से 3 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2019 से होगा, 10,000 करोड़ के रुपए की लागत के साथ इसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दे दिया है। एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरीज और उसके जो बाकी एसेट्स हैं उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की अपॉइंटमेंट के लिए भी आज उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए इसको नियुक्ति दे दी गई है। एक विषय जो रवि जी जिसको विस्तार से बतलाएंगे, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये लगभग वसंत कुंज एरिया जो है, जो इंस्टीट्यूशनल और होटल एरिया है, वहां पर ये है। इस आर्बिट्रेशन सेंटर में केंद्र सरकार का लगभग 31 करोड़ रुपया लग चुका है और एक सोसाइटी थी ऑफ अ प्राइवेट नेचर जो इसको चलाती थी, और इसका फाउंडेशन स्टोन तब लगा था जब मैं लॉ मिनिस्टर था वाजपेयी जी की सरकार में, और इसने आज तक कुल मिलाकर 1995 से प्रिंसली ओनली 55 आर्बिट्रेशन और 55 आर्बिट्रेशन किए हैं, आउट ऑफ विच ओनली 40 डिसाइड। और इसका जो एक बिल लाए थे लोकसभा में, पारित हो गया था, राज्यसभा में नहीं हो पाया।
ये सोसाइटी की तो रहेगी, लेकिन उसके जो एसेट्स हैं वो अब गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी, और इसका एक बोर्ड बना है अंडर द ऑर्डिनेंस, जिसमें जुडिशरी के, सरकार के लोग होंगे जो इस आर्बिट्रेशन सेंटर को चलाएंगे ताकि इस एसेट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल का एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, उसकी के साथ एक पैरेलल होम्योपैथिक काउंसिल का, सेंट्रल काउंसिल का चल रहा है। उसी प्रकार की नियुक्तियां जो उसके तहत होनी थी, इसकी भी वही इतिहास है जो मेडिकल काउंसिल बिल की थी, और इसको तुरंत से ऑर्डिनेंस लाने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसकी डिटेल आपको मंत्रालय बतला देगा। आज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो देश के खनिज साधनों का, उसके लिए 2019 की नेशनल मिनरल पॉलिसी को अप्रूवल दिया गया है, जिसमें मिनरल का एलोकेशन, मिनरल का रेवेन्यू शेयरिंग एक्सेट्रा, उसके सारे सिद्धांत इसके अंदर होंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आईटी विभाग का है। रवि जी इसके बारे में आपको अलग से जानकारी दे देंगे। जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज और सीपीएसईज या फिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी सरकार के अधिकार में आ रही है, उसका डाइवेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है वो अलग से एक डिटेल प्रोसीजर, और जिसमें स्पेशली एम्पावर्ड ग्रुप होगा जो उसमें अल्टीमेटली डिसीजंस लेता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट में बाकी है, उस पॉलिसी को भी आज अप्रूवल दिया गया है। आरबीआई का नेशनल हाउसिंग बैंक में शेयर होल्डिंग बढ़े, उसमें 1450 करोड़ सरकार के ऊपर जो उसका बर्डन है, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अपना अप्रूवल दिया है। इसके साथ साथ आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल, और दोनों में जो उसके जो कितने साइज का होगा, और दोनों स्थानों पर दो फेजेस उसके होंगे। उसमें जो आगरा का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, उसमें 14 किलोमीटर ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर पे होंगे, और 14 स्टेशन ऑल एलिवेटेड कालिंदी विहार कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर होंगे 8,379 करोड़ के व्यय के साथ। और कानपुर मेट्रो के भी इसी प्रकार से 2 कॉरिडोर बनेंगे। एक होगा आईआईटी नवबस्ता कॉरिडोर, जो कि 23.78 किलोमीटर का होगा, और एक होगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू 12-8 कॉरिडोर। इसको 5 वर्ष में कंप्लीट किया जाएगा, और ये 11,076 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। एक जी जीवन योजना, प्रधानमंत्री जी जीवन योजना, दिस इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। इसको भी आज अप्रूवल दिया गया है। और एक इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ अरुण 3 इन नेपाल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹1,236, जो पावर मिनिस्ट्री का है, उस प्रोजेक्ट को भी आज अप्रूवल दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टर्शरी केयर प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रकार की ट्रॉमा एंड बर्न्स, राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम,
National Program for Control of Blindness and Visual Impairment, strengthening of e-health and telemedicine services, National Program for Tobacco Control and Drug Addiction Treatment, and strengthening of the tertiary care cancer center facilities, इसको आज अप्रूवल दिया गया है टोटल 2,551 करोड़ की लागत के साथ। एक एफडीआई प्रपोजल था, नॉर्मली एक सीमा तक वो मंत्रालयों में अप्रूव होते हैं, लेकिन एक सीमा से अधिक हों तो ये बड़ा एफडीआई प्रोजेक्ट था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जिन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन ₹5,000 करोड़ which may extend up to ₹25,000 crore for the company को कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल आज दी है। जो रेलवे जोन विशाखापट्टनम पे जो सरकार की एक कमिटमेंट थी आंध्र प्रदेश के लोगों के प्रति, आज उसको स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दी है। The cabinet today approved the proposal for setting up of a railway zone at Visakhapatnam. There are just two more items I have to inform you. The equity of Government of India in the Kamarjar port in Tamil Nadu will now stand transferred to the Chennai Port Trust, 100% equity. शुगर मिल्स के लिए, क्योंकि जो शुगर सेक्टर के लोन्स हैं पिछले एक साल में जो फार्मर्स ड्यूज हैं वो शुगर सेक्टर में प्राइस सिचुएशन की वजह से वो 6,520 से बढ़कर 20,169 तक चले गए, फ्रॉम 6,520 करोड़ टू ₹20,159 करोड़। इसको अप्रूव करने की दृष्टि से एक सॉफ्ट लोन फैसिलिटी विद इंटरेस्ट सबवेंशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे, एंड this of course would be implemented through the banking system, for which an interest subvention would be provided by the government. They would be entitled to ask for 85% of the stock value of 30 to 40 lakh metric tons of sugar at the minimum selling price. और इसकी जो the government will bear the interest burden up to 7 to 10% of the simple interest or the actual rate of interest charged by the banks, whichever is less, for a maximum of 1 year by way of interest subvention. Ravi ji. मित्रों, आपको मालूम था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उन्होंने 24 तारीख को गोरखपुर में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें 1 करोड़ किसानों को पहली किश्त दी गई थी, जो लगभग 2021 करोड़ रुपए की थी। 1 अप्रैल से इसके सेकंड किश्त को भी देना है, लेकिन ओरिजिनल कैबिनेट फैसले के मुताबिक उसकी आधार सीडिंग होनी जरूरी है। लेकिन जो सूचना आई कि इतने शॉर्ट टाइम में सबकी आधार सीडिंग नहीं हो सकती, तो आज कैबिनेट ने इसको एक अपवाद के रूप में फैसला किया है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1 अप्रैल को देना है उसके लिए आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन वो पेमेंट किया जाएगा। तो किसानों के प्रति सरकार का जो कमिटमेंट है वो इस बात का परिचायक है। तो आधार पर आज एक बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस किया है। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार के निर्णय में कुछ चीजों को, आधार को सुधारने की बात कही थी। श्री कृष्णा कमीशन का भी रिकमेंडेशन था, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से नहीं हो पाया, पेंडिंग है। तो इसमें जो आधार का वॉलंटरी यूज, आधार का कंसेंट और आधार नंबर पर इसको किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल फॉर्म में। दूसरा है कि आप जो भी एंटिटी आधार लेगी वो प्राइवेसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी जो बताएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर टेलीग्राफ एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप इसको वॉलंटरी बेसिस पर इसको आधार को यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके कई अमेंडमेंट के हैं, तो आपको नोट में मिल जाएगा।
मित्रों, आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि आज नेशनल प्रोडक्ट पॉलिसी आईटी को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी को अप्रूव किया है। क्योंकि आर्बिट्रेशन की बात माननीय अरुण जी ने बता दिया है तो मुझे अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। भारत का जो आईटी का पूरा रेवेन्यू है इट इज $168 बिलियन, लेकिन अधिक सर्विसेज है, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कम बनता है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो खाली 7.1 बिलियन का है। अतः जो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर का वो बाहर से अधिक इंपोर्ट होता है। इस पॉलिसी के माध्यम से हम इंडिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जायंट के रूप में डेवलप करना चाहते हैं बाय 2025। द प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी इज डिजाइन्ड टू मेक इंडिया ए बिग सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गिविंग स्कोप फॉर employment to nearly 65 lakh people, 60 to 65 lakh people, and having enormous revenue benefit. इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको खाली 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बता दूं। 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग 1,000 इन Tier 2 and Tier 3 towns we shall be developing. Upskilling of 10 lakh IT professionals, including 1 lakh school and college students, and super training to 10,000 professionals. और हम देश में क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जहां सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप होंगे। इसके लिए हम 5,000 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड बनाएंगे। भारत सरकार 1,000 करोड़ लगाएगी, बाकी इंडस्ट्री से आएगा। तो होल आइडिया इज कि भारत ने अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में दुनिया में झंडा अपना गाड़ा है तो अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रूप में भी भारत उतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा इन द कमिंग 5 years. दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी। एक वो विषय और मैं कह दूं फिर आप ले द पार्लियामेंट, द यूनियन कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड द आधार ऑर्डिनेंस। यू मे रिकॉल इट वाज ऑलरेडी पास्ड बाय द लोक सभा, and this amendment was required in the light of directions given by the Honorable Supreme Court and Justice Sri Krishna Committee report. The essence of the ordinance today is that on a voluntary basis, Aadhaar can be used as a KYC under the Telegraph Act and also the Prevention of Money Laundering Act. Secondly, the customer can generate his own parallel number by considering his Aadhaar number by way of his identity. Thirdly, a child after becoming major can withdraw from Aadhaar system unless his own consent. And lastly, the most important, any entity using Aadhaar will have to follow the privacy guidelines as outlined by the authority of Aadhaar. So these are the sum and substance of this whole amendment. I regret to say that in Rajya Sabha it was not allowed to be passed. Therefore, we have come with this ordinance. मित्रों, एक बात मुझे कहनी है, फिर अरुण जी, जो ये कैबिनेट से बाहर की बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास शिकायत आई थी कि हम सोशल मीडिया के फ्रीडम के पूरे पक्षधर हैं। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं। लेकिन कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा उदाहरण सामने में आया कि पाकिस्तान के द्वारा जो विंग कमांडर थे उनको लेकर बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वीडियोस को लोड किया गया था यूट्यूब पर। गृह मंत्रालय ने हमें सूचना दी, हमने भी मालूम किया, तो हमने यूट्यूब को नोटिस दिया और उन्होंने 11 ऐसे वीडियो को तुरंत में कंप्लाई करते हुए हटा दिया है यूट्यूब से। हमें खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज मैं सोशल मीडिया के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। भारत सरकार सोशल मीडिया की आजादी की पूरी पक्षधर है। सोशल मीडिया का लोग उपयोग करें, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देश के अंदर की ताकत को कमजोर करने के रूप में नहीं दुरुपयोग होना चाहिए। सोशल मीडिया की कंपनियां इसका ध्यान रखेंगी, यह हमारी अपेक्षा है। फ्रेंड्स, I have just to make an appeal to all the social media platforms. India being a democracy fully respects freedom of press and expression, including circulation of ideas. India is an important center of social media platform activities. But
In the light of the situation prevailing in the country today, we would expect the social media platform to ensure that they should not willy-nilly allow their platform to abuse by some kind of entries or videos or other presentations which are designed to weaken the morale of the country. Would expect them to take care of that.